नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं बीपी सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है उसके बारे में डिस्कस किया था। आपको मैंने बताया था कि 60,244 वैकेंसी आई हुई है और मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर की जितनी भी प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको कराऊंगा और डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। कल मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था, आज मैं सेट 1 आपको कराऊंगा। और डेली आपको सेट मिलेंगे, जब तक पेपर होता है तब तक आपको डेली सेट मिलते रहेंगे। जो मैं सेट यहाँ कराऊंगा उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी और वहां से जाके आप टेलीग्राम से डाउनलोड उसे पीडीएफ को कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, वहां जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। आज हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स का वेटेज 19 क्वेश्चन का होता है, यानी कि टोटल 38 नंबर। और मैं यहाँ आपको आज मैथ का सेट 1 कराने जा रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग मैं खुद कराऊंगा आपको। प्रीवियस ईयर की जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन है और अलग से प्रैक्टिस सेट जो भी होंगे वो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और उनके सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। क्वेश्चन आपको एक साइड में दिखेंगे, क्वेश्चन आप देखें, सॉल्व करें, पॉज करें। अगर आपसे हो रहा है तो ठीक, नहीं तो आप रिज्यूम करके मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आपके एक से अधिक सॉल्यूशन होते हैं क्वेश्चन के तो मैं आपको एक से अधिक सॉल्यूशन बताऊंगा। कोई ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। उसके कई तरीके हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूले अगर होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो ध्यान से देखें। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिनों में पूरा करता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को 21 दिनों में करता है। अगर वे एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में होगा। रसीद, मैं एक स्मॉल लेटर मतलब एक पहला अक्षर लिख रहा हूं, उसी से आप समझ जाना। ये रसीद है, रसीद, और दूसरा है कौशिक। रसीद और कौशिक, रसीद करता है 15 दिनों में और कौशिक करता है 21 दिनों में। रसीद 15 दिनों में कर रहा है, कौशिक 21 दिनों में कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो डेज होते हैं, जितने दिनों में काम कोई आदमी कर रहा है उसके अपोजिट इफिशियंसी होता है, यानी कि इफिशियंसी दिनों के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि राम अगर कोई काम 15 दिनों में कर रहा है और सॉरी ये क्या था, राशिद, रसीद, और ये है कौशिक। रसीद 15 दिनों में कर रहा है, कौशिक कर रहा है 21 दिनों में। तो जाहिर सी बात है कि कोई काम सेम है, लेकिन ये 15 दिनों में कर रहा है, ये 21 दिनों में कर रहा है। इसका मतलब ये कम काम कर रहा होगा डेली का डेली। तो वो इफिशियंसी, दक्षता जो होती है इसकी काम करने की कम होगी, इसकी काम करने की ज्यादा होगी, इसीलिए तो जल्दी कर ले रहा है काम। तो डेज का और इफिशियंसी का यानी कि दक्षता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिन इफिशियंसी की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर इसे मैं डिवाइड कर दूं, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, यानी कि जो दिनों का रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 5:7। यानी कि रसीद कर रहा है 5 दिनों में और कौशिक कर रहा है 7 दिनों में। तो इफिशियंसी का अनुपात क्या हो जाएगा, 7:5। यानी कि डेली ये कितने काम कर रहा है, 7, और कौशिक कितने काम कर रहा है, 5। यानी कि 7 काम डेली कर रहा है और टोटल कितने दिन लगे इसे, 15 दिन लगे। यानी कि टोटल इफिशियंसी कितनी हुई इसकी, 15 × 7। ये क्या निकल के आया हमारा, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन यानी कि कुल काम उसने कितना किया, रसीद ने
15 इंटू 7 यानी कितना हुआ 105। इधर से लेंगे तब भी 105 हुआ, 21 बन 105। इधर से लेंगे तब भी, यानी कि रसीद को लेंगे तब भी 105 आएगा, कौशिक को लेंगे तब भी 105 आएगा, यानी कि टोटल कितना वर्क में हो रहा है 105। वो पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने कम करेंगे। एक दिन में इसकी इफिशियंसी 7 है, कौशिक की इफिशियंसी 5 है, टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगी 12, और 12 से कर देंगे भाग, यानी कि 8 बार जाएगा, ऊपर आएगा 9, नीचे आएगा 12, 12 96 होगा, 96 और 9 105। 3 से फिर काट देंगे 3 और ये काट देंगे 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 8 से 3/4 दिन। समझ में आया? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिकोण, मैंने आपको बता रखा है साइड में क्वेश्चन है, आप उसे पॉज करें, सॉल्व करें, सॉल्व नहीं होता है मेरा क्वेश्चन, मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इंग्लिश में से इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। पूछ क्या रहा है? परिवृत्त का क्षेत्रफल। और परिवृत्त क्या होता है? सर्कम सर्कल, इंग्लिश में बोलते हैं सर्कम सर्कल। यानी कि सर्कम सर्कल क्या होता है? तीनों जो इसके बिंदु हैं, जो कौन है, इनको क्या है? टच करते हुए जाएगा, वो क्या होगा? सर्कम सर्कल। यानी कि इसकी रेडियस क्या होगी? ये होती है। तो पहले इसकी सर्कम रेडियस निकालेंगे, यानी कि परिवृत्त की जो त्रिज्या होगी पहले वो निकालेंगे, उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिवृत्त की, जब आपको ये पता होगा कि परिवृत्त की त्रिज्या निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? भुजा अपॉन √3, यानी कि इसे बोल सकते हैं a/√3। ये होती है परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त रेडियस क्या दे रखी है? 21, नीचे दे रखा है √3, रेशनलाइज कर देंगे, √3 ऊपर, नीचे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 21 √3/3, 3 से इसे कर देंगे 7√3। वैसे इतना करना नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कैलकुलेशन नहीं जानते हैं, उसके लिए मैं इतना पूरा करके बता रहा हूं। तो ये कितना आया? ये सेंटीमीटर में दे रखा है, हाँ ये सेंटीमीटर में है। तो ये आगे परिवृत्त की त्रिज्या पूछा है, इसमें क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा आपका? क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई इंटू भुजा स्क्वायर, यानी कि πr²। और भुजा कितनी है इसकी? 7√3, और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। ये कितना दे रखा है? 7√3 इंटू 7√3। r² का मतलब रेडियस दे रखा है, रेडियस का 2 बार गुणा करेंगे, 7 से 7 कट गया, कितना हो गया? 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 22 सत्ते 154, और 154 और √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, यानी कि 154 इंटू 3, कितना हो गया? 15 3 45, 450 और 12 462, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आ गया किसका? परिवृत्त का। हो सकता है वो अंत्यवृत्त का ही पूछ ले, तो अंत्यवृत्त का पूछ सकता है कि अंत्यवृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। तो अंत्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बस अंतर इतना है कि ये होता है a/√3, यानी कि a/√3, भुजा/√3, और ये क्या होता है? a/2√3। बस ये होता है फॉर्मूला। ये होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, और ये होती है बाह्यवृत्त की त्रिज्या या परिवृत्त की त्रिज्या। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुबिन और प्रवीण क्रम से 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन से शुरू करते हुए वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1 मिनट हेतु काम करते हैं। अंत में काम करने वाले को ही अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम करने में पूरा कितना समय लगेगा। यानी कि वो कहना क्या चाहता है कि जुबिन और प्रवीण कितने दिन में कितने मिनट में काम कर रहे हैं। जुबिन कर रहा है 36 मिनट में और प्रवीण कर रहा है 60 मिनट में। तो पूछ रहा है कि दोनों अगर बारी बारी से 1 मिनट छोड़ के 1 मिनट पहला करेगा फिर दूसरा 1 मिनट करेगा, यानी 1 मिनट ये 1 मिनट जुबिन 1 मिनट प्रवीण, ऐसे करके वो काम कर रहे हो। काम कौन कर रहा है पहली मिनट में? पहली मिनट में काम कर रहा है जुबिन, यानी कि जुबिन पहले स्टार्ट करता है काम। तो जुबिन और ये है प्रवीण। मैंने पहले ही बताया हम पहले क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, समय कितना ले रहे हैं। तो समय का रेशियो कितना है, ये लेता है 36 मिनट और ये लेता है 60 मिनट। जुबिन कितनी ले रहा है 36 मिनट, प्रवीण ले रहा है 60 मिनट। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो वर्क होता है, इफिशियंसी होती है, वो समय की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था डे क्या है, समय, ये भी क्या है, समय, यानी कि मिनट भी समय है, दिन भी समय है। कोई काम करता है वो या तो समय, दिन, घंटे, साल ऐसे ही करेगा ना। तो वो समय होता है, वो दक्षता जो इफिशियंसी मैंने बताई थी, वो इफिशियंसी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर समय लग रहा है 36:60 का, 36 मिनट और 60 मिनट, तो इफिशियंसी होगी, इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 60:36, यही होगा ना। 60:36 होगा, डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर लेते हैं। 12 से कट रहा है, 12 पंजे 60, ये भी कट रहा है 12 3 36, यानी कि इफिशियंसी कितनी आ गई 5:3, यानी कि जुबिन की इफिशियंसी 5, यानी कि जुबिन की जो इफिशियंसी है, जो दक्षता है, वो है 5 यूनिट करने की, और प्रवीण की कितनी करने की है 3, यानी कि 36 कर रहा है, 36 मिनट काम करा, लेकिन हर कितना करा 5 इफिशियंसी है इसकी, 5 यूनिट काम कर रहा है। अब वो कह रहा है कि जुबिन से शुरू करते हैं, यानी कि टोटल पहले इफिशियंसी निकाल लेते हैं, या इसको ले लो या इसको ले लो, आएगा एक ही, यानी कि 36 × 5, ये क्या है टोटल वर्क। मैंने बताया था टोटल वर्क क्या होता है, समय इंटू इफिशियंसी। समय और इफिशियंसी का अगर गुणा कर देंगे आपस में तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया 180 यूनिट, 180 यूनिट आगे निकल के। अब वो कह रहा है कि अब ये टोटल काम आया 180, जो ये काम है ये दोनों करेंगे तो मिलके कितने में करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है कि 1 मिनट ये करेगा, 1 मिनट ये करेगा। तो मैं शुरू करता हूं इससे, जुबिन से। जुबिन कर रहा है 5, ये कर रहा है 3, यानी कि ये कितने मिनट का काम हो गया, 1 मिनट इसने किया, 1 मिनट इसने किया, तो ये हो गया 2 मिनट का काम। 2 मिनट में कितना काम हो रहा है 8 यूनिट। हमें पहुंचना कहां है 180 पर। दोनों ने काम किया, 5 यूनिट इसने किया 1 मिनट, 1 मिनट इसने किया 3 मिनट, वो 3 यूनिट, टोटल कितना हो गया 8 यूनिट। हमें करना कितना है 180। तो 180 यहां से पहुंचेंगे 180 के पास, कैसे पहुंचेंगे, जब 8 का डिवाइड करेंगे। तो 180 में अगर 8 का डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, टोटल कितनी बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार चला गया, बचे कितने 2, 8 दूनी 16, बचे कितने 4, यानी कि 22 मिनट किया जुबिन ने और 22 मिनट कर लिया प्रवीण ने, यानी कि टोटल ये तो हो गए 22 मिनट किया जुबिन ने, 22 मिनट किया प्रवीण ने, तो दोनों ने किया 1-1 मिनट, तो 44 मिनट तो ये हो गए। ठीक, अब बचा कितना, ये 4/8 पोर्शन। ये अब किसका नंबर आएगा, जुबिन का, और जुबिन कितना करता है 5 यूनिट, यानी कि टोटल यूनिट कितने बचे हैं 4 ही तो बचे हैं, 4 यूनिट करना है, किसे करना है इसे, तो 4 यूनिट बचे हैं,
यानी कि 4/5 जुबिन का नंबर आ गया, यानी कि 5×8 = 40, यानी कि 0.8, यानी कि टोटल कितना आ गया 44.8 मिनट। या बोल सकते हैं इसे, अगर मिनट में निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 4/5 को 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12×5 = 60 या 48 मिनट। तो 44.8 को कैसे लिख सकते हैं, 44 मिनट, और ये क्या है 48 सेकंड, 48 सेकंड। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। 44 मिनट हो गए, क्योंकि एक 22 यूनिट हो रहा है, यहां से देखो 22 टोटल आया, 22 मिनट किया जुबिन ने, 22 मिनट किया प्रवीण ने, तो 2 मिनट हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 44 मिनट, तो ये हो गए, बचे कितने 4 यूनिट, 4 यूनिट ही तो बचे। 22 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना बचा 176, 22×8 = 176, यानी कि 176 यूनिट काम हो गया, बचा कितना 4 यूनिट काम। तो 4 यूनिट काम, अब नंबर किसका आ गया, वो बोल रहा है जुबिन का आएगा ना, क्योंकि 22 मिनट दोनों निकल दिया। अब आ गया जुबिन का नंबर, तो जुबिन कहां से करेगा शुरू, जुबिन ने कर रहा है 5 यूनिट काम, तो 4 यूनिट बचा है, तो 5 से ही शुरुआत, 5। अब नंबर आ गया जुबिन का, तो कितने मिनट में करेगा, अब 4/5 मिनट हो गए, लेकिन उसको सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, इनटू कर दिया 60 का, कितना हो गया 5 12, 12 से कट गया, 12×5 = 60 और 12×4 = 48, 48 सेकंड लिए और 44 सेकंड लिए, टोटल कितना आ गया 44 मिनट 48 सेकंड। अगर आंसर में हो पॉइंट में आंसर, तो कितना हो जाएगा 44.8 मिनट। क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पर पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है, निश्चित गति से यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति के 4/5 गति से यात्रा करता है और 22.5 यानी कि 22.5 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा। यानी कि कहना क्या चाहता है कि गोविंदा 8 बजे घर से निकला और डेली निकलता है, कार्यालय जाता है, लेकिन अब क्या हुआ कि वो उसने गति अपनी 4/5 गति कर दी, यानी कि पहले किसी गति से जाता होगा, अब वो किस गति से जा रहा है 4/5 गति से। अब वो समय से, अब उसने जब गति कम कर दी तो जाहिर सी बात है समय ज्यादा लगेगा, तो वो समय उसे कितना ज्यादा लग रहा है 22.5 मिनट। हाँ 22.5 मिनट, 22.5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो वो पूछ रहा है कि उसका एक्चुअल टाइम कितना है, वो कितने समय में पहुंचता है, यानी कितने समय, कितना घंटा या मिनट उसे लगते हैं कार्यालय पहुंचने में। ठीक है, चलो देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, तभी आप सवाल अच्छी तरह कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कोई कांस्टेंट चीज है, मैंने बोला A × B, इसका जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल इसका है, ये आ रहा है कांस्टेंट। इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट है, कोई भी संख्या, मैंने x y z कोई भी मान लो आप, A और B का, अगर मैं A को बढ़ा दूं, जैसे कि मैंने बोला ये 3 है और B है 4, ठीक, और कांस्टेंट इसका क्या आएगा, कांस्टेंट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीपल अब दोनों को करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा। अब मैंने बोला कि मैं B को कम कर रहा हूं, B को मैंने कर दिया 3, 4 से कितना कम कर दिया 3 कर दिया, और प्रोडक्ट आना चाहिए 12, प्रोडक्ट आना चाहिए 12, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्ट 12 आना चाहिए, लेकिन मैंने ये कर दिया B कम, तो फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा ना एक को, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में जब मैं करूंगा तभी तो आएगा 12, तो दिख रहा है ना, जब इसे कम करूंगा तो इसे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जब किसी दो
दो चीजों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उनका अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है और उनमें से अगर एक चीज बढ़ा दी जाए तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक क्या होगी, हमें कम करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं, मेरा खर्चा 10 रुपए, मेरी इनकम है 100 रुपए, और मैं घर के लिए 10 किलो चावल लेके आता हूं और उसकी वैल्यू जो है 10 रुपए ही है, और 100 रुपए मेरे पास हैं, तो 10 रुपए के मैं 10 किलो चावल ले आया, यानी कि 10 रुपए के और 10 किलो चावल लाया, और मेरे रुपए कितने खर्च हो रहे हैं, 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब मैंने बोला कि यार जो इसका रेट है ना, प्राइस, जो प्राइस है और जो कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन है, यानी कि खर्चा कितना है 10 kg का, और ये प्राइस है 10 रुपए। अगर ये 10 रुपए हो गए 20 रुपए, यानी कि जो चावल का प्राइस 20 रुपए हो गया, और मेरे पास तो 100 रुपए ही है भाई, मैं 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमें क्या है, चावल कम खाने पड़ेंगे। कल मैं 10 किलो खाता था, लेकिन 100 रुपए हैं और 20 रुपए हो गए प्राइस, तो ये क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 रुपए करना पड़ेगा, यानी कि 20 पंजे 100। यानी कि यहां से हमें दिख रहा है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। इतना समझ में आया? अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि 8 बजे सुबह घर से निकला कौन, गोविंदा, 4/5 गति से यात्रा करी उसने, यानी कि पहले उसकी गति थी, कोई भी गति सही हो, लेकिन अब क्या गति होगी उसकी, 4/5। स्पीड 4/5 से जा रहा है। पहले क्या थी, पहले 5 थी, कितनी थी 5, अब कितने से जा रहा है, 4 से। पहले 5 गति थी, अब जा रहा है 4 से, यानी कि कितनी कम हो गई, 1/5। 5 पे है एक, एक कम हुआ है, यानी कि 1/5 क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, अब मैंने यहां पे एक चीज बोला कि एक चीज कम हो रहा है, A/B। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस चीज को बस याद रख लोगे, आराम से कर लोगे। जैसे मैंने अभी आपको कांस्टेंट प्रोडक्ट बताया कि A/B जो होता है कांस्टेंट है। अगर एक चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है, तो दूसरी चीज क्या होगी, घटेगी। तो बस इसको याद रखना है कि बढ़ने वाला होगा A/B, बढ़ने वाला होगा A/B, और घटने वाला होगा A/A+B। ये होता है कांस्टेंट प्रोडक्ट। अगर हमें कांस्टेंट किसी दो वस्तुओं का और प्राइस का, किसी का भी अगर हमें कांस्टेंट रखना है, तो एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज इस रेशियो में घटेगी, यानी कि A/A+B। A/B में बढ़ रही है तो A+B में, A/A+B में घटेगी। अगर A/A+B में घट रही है तो A/B में बढ़ेगी। बस वही यह देखना है कि स्पीड हमारी क्या हो रही है, 1/5 कम हो रही है। क्या हो रही है, 1/5 कम हो रही है, यानी कि ये तो मान लिया मैंने A और ये हो गया B, कम हो रही है, किधर जाएंगे, A/A+B, यानी कि A है ये और नीचे क्या है, A+B है, ना कि B, तो ये है A+B, कम हो रही है क्योंकि, तो कम हो रही है तो A+B, और ये A/A+B कितना है, 1/5, तो बढ़ेगी कितनी, A/B, यानी कि यहां पे कितना है, A कितना है 1 और B कितना है 4। ठीक है, तो बढ़ेगी कितनी, 1/4, यानी कि A/B, यही तो बढ़ेगी, बढ़ने की जगह A/B और घटने की जगह A/A+B। तो कोई चीज 1/5 कम हो रही है, जो मेरी स्पीड थी 4/5, कल मैं 5 की गति से जाता था, अब 4 की गति से जा रहा हूं, यानी कि 1/5 मैंने गति कम कर दी, 5 पर एक गति कम कर दी, तो 1/5 कम हो गई। अब क्या हुआ, तो मुझे जाहिर सी बात है समय ज्यादा लग रहा है, समय ज्यादा कितना लगेगा, समय ज्यादा लग रहा है 1/4। 1/4 किसके बराबर है, 22.5 के बराबर, 22.5 मिनट, यानी कि टोटल मिनट कितने हुए,
टोटल मिनट कितने हो गए 22.5 इंटू 4, 2288 और 2 90 ये उसे लगा कुल समय। क्या लगा ये कुल समय, यही आपका क्या हो जाएगा। समझ में आया? ये आया कैसे, समझ में आ गया? नहीं आया कि दोबारा बताऊं? चलो एक बार फिर मैं दोबारा बता देता हूं। a प्लस बी, मैंने आपको क्या बताया कि a प्लस ए इंटू बी अगर कांस्टेंट है तो यहां भी तो हमें दिख रहा है ना स्पीड है, इंटू 4 बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय, यानी कि स्पीड इंटू टाइम क्या होगा दूरी। अब दूरी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, दूरी क्या है हमारी कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 84 को यानी 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा। बोल रहा है 84 को 5:9 में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग क्या होगा। ठीक है, बड़ा भाग पूछा है तो दिख रहा है साफ साफ कि जो रेशियो 9 है ये बड़ा है 84 से, 5 से कितना बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है। टोटल रेशियो कितना है 5 + 9 यानी कि 40, किससे है 84, टोटल है 84, 14 के रेशियो से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, यानी कि एक रेशियो की यूनिट कितनी हो गई 6 यूनिट। अगर वो पूछे तो 4 यूनिट हमें निकालना है क्योंकि दोनों का अंतर कितना है 4 रेशियो है ना, ये 4 रेशियो है तो 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है 4 × 6 यानी कि 24 यूनिट। ये आपका हो गया आंसर। लेकिन अगर वो यही पूछने लग जाए कि दोनों भाग कितने होंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 6 और इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 6 यानी कि ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 54, यानी कि इसकी वैल्यू 30 और इसकी वैल्यू 54। तो ये हो गया आपका आंसर। तो अगर ये पूछा अलग अलग पूछे तो ऐसे निकाल देंगे, अंतर पूछे तो भी हम निकाल देंगे क्योंकि 5:9 दे रखा है और रेशियो दोनों का रेशियो का अंतर कितना है 4। टोटल रेशियो कितना है 5:9, टोटल रेशियो 14, टोटल वैल्यू कितनी है 84, 84 में 14 रेशियो को भाग देंगे आएगा 6 यूनिट, एक रेशियो की वैल्यू आ गई है 6 यूनिट। अंतर पूछा है तो निकाल दिया 4:6, 4 × 6 यानी कि 24 यूनिट। अगर उसने ये पूछा कि ये भाग कितना होगा और ये भाग कितना होगा तो निकाल दीजिए ये। अच्छा उसमें पूछा बड़ा भाग क्या होगा तो ये तो मैंने अंतर निकाला है, बड़ा भाग पूछा है तो ये आ गया 54, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा 54। छोटा भाग पूछा होता तो 30, अंतर पूछा होता तो 24, उसमें बड़ा भाग पूछा है और मैंने आपको सारी चीज बता दी। अंतर भी क्या होगा, अंतर हो गया 24, बड़ा भाग हो गया 54, छोटा भाग हो गया 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परीक्षा में ऋषि 75 में से 66 अंक प्राप्त करता है, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा। आप सोच रहे हो यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन हैं जो उसमें आ जाते हैं, लेकिन अगर आते हैं तो उसको समय देना है, अगर एक बार में नहीं होता है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन करने चाहिए और जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में अगर समय है तो देखना चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हमें हमसे सवाल हो ही नहीं रहा है तो तुक्का लगाने से भी कोई फायदा नहीं निकलता। अगर आप तुक्का लगाओगे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स घटेंगे ना कि बढ़ेंगे। ठीक है, और गणित में तो तुक्का चलता ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कि
ऋषि को कितने 75 में से कितने क्वेश्चन कितने अंक मिल रहे हैं? 66 अंक मिल रहे हैं। पूछ रहा है कि ऋषि के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना होगा। तो ऋषि है, ऋषि को मिले 75 में से 66, और ये तो आप भी जानते हो कि अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और वही बन जाता है प्रतिशत। क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति, यानी कि 1/100, और एक प्रतिशत लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100% बराबर 1। यानी कि हम किसी भी संख्या में 100 का गुणा कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, प्रतिशत बन जाता है। जैसे कि इसमें मैंने 100 का गुणा कर दिया तो क्या बन गया, ये प्रतिशत बन गया। बस यही हमें प्रतिशत निकालना है कि ऋषि को कितने परसेंट मार्क्स मिले। तो बस काटा पीटी करनी है। 25 से काट दो, 25 दिया 75, इसे काटेंगे 25 चौका 100, 3 से इसे काट दो, कितनी बार कट गया, 22 बार। 22 चौक कितने होते हैं, 88, और यही आ गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको बस परसेंट पता होना चाहिए कि परसेंट रखते कैसे हैं और परसेंट की वैल्यू होती क्या है, जो मैंने आपको बता दी। परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी कि किसी भी संख्या में अगर 100 का मल्टीप्लाई, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या में 100 का गुणा कर देंगे तो वो संख्या किस में बदल जाती है, प्रतिशत में, ठीक है, परसेंटेज में बदल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरीन ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। वह उसे कितने रुपए पर बेचे जिससे उसे 10% का लाभ हो। यानी कितने में बेची, 12% हानि, 12% हानि हुई। कितने में बेचने पर, 308 रुपए में बेचने पर। अब आपको लग रहा होगा कि जो कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है, 100%, यानी कि 12% है ये, कितना है, 12%। तो 12% कितना है, 12% कम है, यानी कि हानि हो गई ना। कोई चीज 100% होती है, लाभ हो जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे 10% लाभ होता, तो 100% है कोई जिसका फिक्स प्राइस है, यानी सीपी, वो 100% कोई भी चीज होती है। अगर हानि हो गई, इसमें 12% हानि है, यानी कि 88% हुआ। 88% की वैल्यू दे रखी है ये 308। पूछा क्या है, लाभ पूछा है कि अगर 10% का लाभ हो जाए, तो मैंने बताया कि कोई चीज 100% होती है, लाभ हो गया तो परसेंट बढ़ जाएगा, हानि हो गई तो वो चीज उतनी घट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 12% की हानि हो रही है, कोई चीज 100% थी, 12% की हानि हो गई, यानी कि 88% घट आ गया, वो घटकर कितना आ गया, 88% आ गया। क्योंकि 12% कम हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है, कोई चीज माइनस हो रही है, 100% थी माइनस हो गई, यानी कि कितना बचा, 88%। पूछा कितना है, पूछ रहा है कि 10% लाभ हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 110% की वैल्यू पूछा है, यानी कि 88% की 108 है, यानी कि 110 की कितनी हो जाएगी, 110 इंटू 308 बट्टे 88। बस काटा पीटी कर दो, 11 दाई 110, 11 अट्ठे 88, इसे काटेंगे, 8 दिए 24, कितने बचे, कटेगा क्या पूरा, 24 12 88 11, अच्छा हाँ 4 से काट देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बार कटा, 2 से काट दो 5 बार, बस 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 2 35 और 3 38, यानी कि 385 रुपए की अगर वो बेचेगा तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा, 10% लाभ होगा। ये क्या हो गया उसका, ये सेलिंग प्राइस हो गया, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। समझ में आया। अच्छा एक तरीका और देख लेते हैं, आपके अगर ये समझ में नहीं आया हो
कि 385 आया कैसे, तो मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूं आपको। एक अगर आपके समझ में आता है तो उसे भी कोशिश करिएगा कि ये कैसे आया। मैंने बोला कि 12% की क्या हुई, उसे हानि हुई, यानी कि नेगेटिव। और मैंने बोला परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100, यानी कि 12/100। ये आपको ट्रिक मान लो या शॉर्ट ट्रिक मान लो, और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक होंगे, फॉर्मूले होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फॉर्मूले यहाँ पे क्या, लाभ हानि आप जानते हो, लाभ हानि के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है। और नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप बता देना। जो भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी होती है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, जो आपको ना आता हो, वो आप कमेंट में डाल सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जो आपको जो भी टॉपिक आपको मैथ में, जो भी कोई सा भी टॉपिक हो मैथ से रिलेटेड, आप मुझे पूछ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक आपका कमजोर है, मैं उसे यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और चाहूँ मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि वो शायद आपके समझ में आ जाए। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है। तो 12% क्या हो रहा है, हानि हो रही है, यानी कि 12/100, यानी कि 3 पहले डिवाइड कर लेते हैं, 4×3=12, और ये 25 बार जाएगा, यानी कि 3/25। यानी कि कोई चीज 25 की थी, यानी कि ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 25, और ये क्या हो रही है, हानि। यानी कि 25 की कोई चीज थी, अब वो कितने, हानि कितने की हो गई, कितने की हो गई, 3 की। यानी कि इसका मतलब पहले 25 की कोई चीज थी और 3 घट के अब कितने में बिक रही है, 22 में बिक रही है ना, 22 में बिक रही है। और बिक कितने में गई, वो कितनी थी, 308, 308 में थी। यानी कि 22 की थी, कितनी बिकी, 308 रुपए की। निकाल, अगर हम सीपी निकाल लेंगे तो उसके 10% भी निकाल लेंगे। तो कितना पूछा, 22 की वैल्यू, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22 से कर देंगे, 22 से कम 22, और 22×4 = 88। एक की वैल्यू 14, और 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14×25, यानी कितना हो गया, 25×4 और 250, कितना हो गया, 350। ये तो आ गया आपका सीपी। सीपी आया ना 25, और वो पूछा 10% लाभ चाहिए, और 10% लाभ क्या होता है, 1/10, क्योंकि 10/100 होगा ना, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज की मैंने वैल्यू बताई कि 1/100 होती है, यानी कि 10/100, जीरो से जीरो कट गया, 1/10, यानी कि एक का लाभ होना चाहिए 10 पे। कितने का लाभ होना चाहिए, एक का लाभ। यानी कि कोई चीज अगर 10 की थी, अब वो कितने की बिकनी चाहिए, एक बढ़ के कितने की बिकनी चाहिए, ये क्या है हमारा लाभ, और ये क्या है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य जो हमारा आ गया 350, तो सीपी हमारा है 350, यानी कि 10 की वैल्यू कितनी है, 350। अब बिकने की कितनी चाहिए, क्योंकि लाभ मिल रहा है, तो टोटल कितने की बिकनी चाहिए, 11 की। 10 का यूनिट है 350 रुपए, तो 11 का कितना हो जाएगा, 350 × 11/10, जीरो से जीरो कैंसिल, और 11 का मल्टीप्लाई 35 में करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 385। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम के सेट के अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर भी खरीदार को 1751 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। कलम के सेट का अंकित मूल्य क्या था। यानी कि कोई पेन का सेट था जिसका जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 15%, नहीं 15% की छूट पर वो खरीदा उसने, और तो उसने उसे कितने रुपए पे किए, 1751 रुपए। वो पूछ रहा है कि एक्चुअल जो वैल्यू थी वो उसकी कितनी थी। यहां था 15%, ये कितना था, छूट थी, छूट देने के बाद उसे कितने का पड़ा, 1751।
₹1751। ठीक है, ₹1751 देने पड़े उसे। और मैंने आपको बताया कि छूट का मतलब क्या है, यानी कि कम, कोई चीज 100% होती है ना, 100% होती है, यानी कि किसी भी चीज को हम 100% बोलते हैं कि ये 100% है, और उसे अब उसने 15% की छूट पर बेचा, यानी कि 15% कम कर दिया, तो यानी कि कितने में बेचा होगा उसने, 85%, यानी कि 100 माइनस कितने कर दिए उसने, 15, 100 माइनस 15 मतलब 85% में बेचा होगा, यानी कि 85%, और 85% का मतलब क्या हो गया, 85/100। मैं ये शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, 85%। चलो ऐसे नहीं करते, सीधे कर लेते हैं। ठीक है, 85% की वैल्यू कितनी है, 1751। सेम ही टाइम लगता है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इससे भी सही कर लोगे, ट्रिक से भी सही कर लोगे, आप कलम भी नहीं उठाओगे फिर भी आप क्वेश्चन को कर ले जाओगे। 85% की वैल्यू है ₹1751। पूछा है 100% की कितनी होगी, तो 100% की क्या होगी, 1751 इंटू 100/85। बस काटना है, 17 से 8 काटेंगे, 17×5 = 85, और ये कटेगा 103 बार। 5 से इसे काटेंगे, ये 20 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 103 दूनी 206, और जीरो है ही है, ये आ गया आपका क्रय मूल्य, यानी कि जो उसका प्राइस था। आगे समझ, ये आपका आंसर है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी करके दिखा देता हूं। 85% यानी कि 15% की छूट दे रहा है, 15, चलो इधर कर लेते हैं, 15% की छूट है, इधर नहीं, यहां कर लेते हैं। 15% क्या दे रहा है, छूट, यानी कि 15/100। 5 से डिवाइड करेंगे, 3/20, यानी कि सीपी कितना था, 20, कितना कम कर दिया उसने, 3 कम कर दिया, 3 की छूट मिल रही है, यानी कि अब कितने का बिकेगा, 17 का बिका हुआ ना, 17 का बिका है, और 17 की वैल्यू कितनी है, 1751। निकालनी कितने की है, 20 की, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1751। या फिर यहां से कर लो कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1751/17, और 1751, 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1751 इंटू 20/17। इसे मल्टीप्लाई करो, काट दो, 17 एकम 17, 103 इंटू 20, और इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 206, और जीरो आगे बढ़ा देंगे, इतना। तो कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो फिर भी आंसर 2060, ऐसे करोगे तब भी 2060। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 1800 रुपए का निवेश करने पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। क्या बोल रखा है, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होती है, किसी भी धन पर अगर हम कोई ब्याज परसेंट लगाते हैं तो वो साल दर साल लगती है, ना कि साल के बाद फिर उसी साल अगली साल का फिर पिछली साल पे भी ब्याज लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मैंने कोई अमाउंट किसी से 100 रुपए लिया है, तो उस पर अगर मैंने 5% लिया है तो वो हर साल 5-5-5% ही लगेगा, ना कि अगर एक साल 5% लग गया, जो पैसा फिर एक साल बनेगा उसके बाद फिर पूरे पे ब्याज लगेगा, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी कि ब्याज पर फिर ब्याज लगने लग जाए हर साल के बाद, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसे बोलते हैं साधारण ब्याज, जो कि हर साल एक ही ब्याज पर पैसा लगता है, जो हमने धन लिया है केवल उसी पर ही ब्याज लगेगा, वो क्या होगा, साधारण ब्याज। तो बोला क्या है कि 8% वर्ष की ब्याज लग रही है प्रति वर्ष, और रुपए कितने हैं, 1800 रुपए, 5 वर्ष के लिए बोला है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। मैंने आपको बोला कि 100 का मतलब क्या होता है, 1/100 का मतलब होता है परसेंट, यानी कि यहां पर ऐसा ही कितना निकलेगा,
परसेंट क्या है ये, दर। 100 आता कहां से है, दर से। दर हमारी होती है परसेंटेज में, जिसको लगाते हैं हम 100। ठीक, तो मूलधन कितना है 1800, दर कितनी है 8 8% है, तो 100 आ गया, ये दिख रहा है ना फॉर्मूले में, इसीलिए 100 लगाते हैं। समय कितना है 5/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 18 पंजे 90, 9 अट्ठे 72, आंसर आ गया 720 रुपए। कोई दिक्कत, समझ में आया, हो गया। चलो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज बोल रहा है कि 8% है, कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 5 वर्ष के लिए दे रहा है। मैंने अभी बताया कि साधारण ब्याज हर साल लगता है, और लगता क्या है, जो हमने धन लिया है या किसी को दिया है, हम साधारण ब्याज जो है उसी धन पर लगाएंगे। मैंने धन कितना लिया था, धन था हमारा 1800 रुपये, ये क्या है हमारा मूलधन। हर साल कितना लग रहा है 8%, 5 साल में कितना हो जाएगा 8 8 8 8 8, यानी कि हर साल 8% लग रहा है। टोटल कितना हो गया 8 × 5 यानी कि 40%। तो हम फॉर्मूला याद करने की यहाँ जरूरत है क्या, नहीं है ना। तो हम ये भी कर सकते, जैसे कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है या नहीं आ रहा, जैसे इतना कठिन तो नहीं है कि फॉर्मूला याद ना हो, भाई तैयारी कर रहे हो आप तो जाहिर सी बात है फॉर्मूले याद करने होते हैं। लेकिन फिर भी अगर सिंपल सी बात देखी जाएगी, 8% हर साल बढ़ रहा है, सीआई भी नहीं पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल लगता है, तो 8% हर साल लग रहा है, 8-8%, यानी कि 5 साल में कितना हो जाएगा 8 × 5, यानी कि हर साल 8-8 लगेगा, यानी कि 8 8 8 8 8 करके 5 साल लगाया, तो हमें कितना हो गया टोटल 40% हो गया। और कितने रुपए पे 800 रुपए पे पूछा है कि 800 का 40% क्या होगा। अब सवाल क्या बन गया, 1800 का 40% निकालना है। अब मतलब सिंपल इंटरेस्ट का खत्म, क्या बचा केवल 1800 का 40%, ये निकालना है। और आप तो जानते ही हो कि ऑफ या का मतलब क्या होता है गुणा, 1800 गुणा 40, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, यानी 40/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे कितना आएगा 720 रुपए। ये आपका क्या हो गया आंसर, और यही क्या है आपकी ब्याज। ठीक, तो उसमें क्या पूछा था, ब्याज पूछा था, तो ब्याज कितना आ गया 720 रुपए। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। अभी पीछे हमने किया सिंपल इंटरेस्ट, अब क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज पे ब्याज निकालते हैं, यानी कि अगर हमने 1 साल का ब्याज ले लिया तो अगली साल ब्याज तो मिलेगी और ब्याज पे ब्याज भी मिलेगी, यानी कि ब्याज मिला फिर ब्याज मिला, ब्याज पर ब्याज दर ब्याज मिलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी कि हमारा टाइम दे रखा है 2 वर्ष, यानी कि पहले मूलधन ले लेते हैं, मूलधन है 300 रुपए, ठीक है, और दर कितनी है, यानी कि रेट कितना है 10%, और समय कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 साल। ठीक है, 2 साल समय दे रखा है, मूलधन है 300, 10% के हिसाब से हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने अभी बताया हर साल क्या होता है ब्याज
बढ़ती रहती है, और ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, केवल मूलधन पर ब्याज लगता है, चाहे साल कितनी भी हो, उसे बोलते हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और हम निकाल रहे हैं सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसे? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। और इसी को बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। अब एक बात सोचो, 2 साल पूछा है, 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल, पहली साल 10%, दूसरी साल भी 10% देना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि 10% तो दे रहे हैं हम, लेकिन अगली साल भी देंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पे भी ब्याज लगेगी, यानी कि 10% का भी 10%, यानी कि इस 10% का भी हमें इस साल दूसरी साल भी क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि 10% तो लिया, अगली साल भी हमें इस 10% जो हमने पैसा लिया है उसका भी हमें 10% देना पड़ेगा। यानी कि ये तो रहा मूलधन का ब्याज, 10% दिया पहली साल, दूसरी साल भी 10%। लेकिन जब दूसरी साल जब जोड़ेंगे तो इस 10% पे भी 10% लगेगा, यानी कि 10 का 10% क्या होता है? 10 इंटू का मतलब इंटू 10, और 100 का परसेंट मतलब 100, यानी कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बचा कितना? 1। बहुत से लोग होते हैं काट देते हैं, लिख देते हैं जीरो, लेकिन जीरो नहीं आता। जिसे मैथ नहीं आती है, जो मैथ जानते हैं वो तो कर लेते हैं कि 1 बचेगा, लेकिन बोलते हैं कि आप सब कट गया, बचा तो जीरो, लेकिन जीरो नहीं, क्या बचा? 1 बचा। यानी कि अगली साल उसे इस पे कितना ब्याज देना पड़ेगा? 1%। आगे समझ, यानी कि टोटल कितना हुआ? 10, 10 20 और 1 21, यानी कि टोटल उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? 21%। तो कितना हो गया? हमें निकालना कितना है? 300 पे, 300 का 21%, 300 का मतलब इंटू 300 इंटू 21 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा? 63, 21 दिया 63 रुपए। यही क्या हुआ? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, और यही हमारा क्या है? आंसर। ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। एक तरीका एक और भी है, जैसे कभी 2 साल का पूछता है तो 2 साल का एक तरह से निकाल सकते हो कि जो ब्याज है इन जैसे कि मैंने बोला कि पहली ब्याज प्लस दूसरी ब्याज, अगर 2 साल का पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, या है चीज यही, बस उसको फॉर्मूला बना दिया है। पहला ब्याज दूसरा ब्याज प्लस पहला इंटू दूसरा ब्याज बट्टे 100, ठीक है। ये भी डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, फिर भी यही आएगा। देखो रख के देख लो, 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, ये क्या बचा? 1 बचा। 10 और 10 20 और 1 21, यहाँ भी 21% किया है, तो 300 का फिर भी 21% हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 21% निकाल दिया। टोटल ऐसे निकाल लो, फिर भी हमें 21% निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालोगे तब भी 21% निकालना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आया? तो आज हम ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। समय कम है, रात के 12 बज रहे हैं अभी, तो इसीलिए मैं समय को यहीं समाप्त करता हूँ, और आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी रात का समय हो रहा है, कल फिर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।